फिफ्थ शेड्यूल प्रावधान देता है कि सबसे पहले आपकी संस्कृति को बचाने का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर भारी अतिक्रमण ना हो, क्योंकि संस्कृति को बचाना पहले कर्तव्य होता है। तो ट्राइब और फिफ्थ शेड्यूल में क्या अंतर है? एक्चुअली ट्राइब जो होता है वो जाति पे मिलता है, और जो फिफ्थ शेड्यूल होता है वो क्षेत्र पे मिलता है। सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये फिफ्थ शेड्यूल पहाड़ के अंदर लगता है तो 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार को रोजगार, 7.5% सेंटर के रिजर्वेशन में आपके आ जाओगे, आपके बच्चे IPS IAS बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा है कि जितनी पॉपुलेशन ट्राइबलों की पहाड़ में है उतना % रिजर्वेशन आपको पहाड़ में मिलेगा। सोनम वांगचुक जी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बोला कि हमें एक तरह से अपने पहाड़ और नदी पे पूर्ण अधिकार चाहिए। भारत के किसी भी कहीं पे भी हमें नहीं मिला कि क्षेत्र के आधार पे परिसीमन होता है। हर जगह हमें यही मिला है कि जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर ये फिफ्थ शेड्यूल पहाड़ पे लग जाता है तो ST सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो सकता है कि पूरे उत्तराखंडी लोग अपना ST का सर्टिफिकेट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उत्तराखंड मूल में जो घर है उनका। तो जब जनसंख्या पहाड़ पे बढ़ेगी तो परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व हो रहा है। पहाड़ के अंदर ये 5वीं अनुसूची लागू थी। हाँ, अब आप देखिए, ये 5वीं अनुसूची जब पहाड़ के अंदर लागू थी, हमने बोला इतना बड़ा कानून हमारे पास था। और कौन से ईयर में था ये? लगाया था उन्होंने 1931 में लगाया था, 1931। हाँ, अंग्रेजों ने उस टाइम दिया था। अभी आपने देखा एक और आंदोलन चल रहा है मूल निवास और भू कानून को लेकर कि साहब हमें एक कठोर भू कानून चाहिए, बिकॉज हमारी लैंड जा रही है, भूमिधर लोग जो है भूमिहीन हो रहे हैं। वो तो मैंने पहले कह दिया कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर भू कानून बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ये जो भू कानून की डिमांड हमारी ग्राउंड में चल रही है, ये 4% है। ये जो ग्राउंड में हम भू कानून की बात करते हैं, ये लगा भी देगी सरकार, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक पुंगड़ा और एक सगोड़ी में लगेगा। लेकिन जंगल और नदी पे वो वहाँ कहाँ लगेगा भू कानून? तो वो भू कानून फिफ्थ शेड्यूल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लाहौल स्पीति में लगा हुआ है। लक्षद्वीप के अंदर 100% ट्राइबल है, तो 100% रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है। वहाँ कोई और जॉब की अप्लाई नहीं कर सकता। मेघालय की बात कर लेते हैं, 86% ट्राइबल लोग हैं, तो 86 रिजर्वेशन उन्हीं के लिए है। उत्तराखंड में अगर कल 4% ऑलरेडी है, कल अगर पूरी जनसंख्या निकल के आती है और ये जनसंख्या 50% है या 46% है, 46 + 4, 50% लोगों को ST का रिजर्वेशन मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। इन दिनों उत्तराखंड में एक मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा है और वो है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, उत्तराखंड को इसके मिलने से क्या फायदे होंगे, कैसे मिलता है फिफ्थ शेड्यूल, और क्या पहले उत्तराखंड फिफ्थ शेड्यूल के दायरे में आता था, और फिफ्थ शेड्यूल मिलने के बाद उत्तराखंड को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में हमने आमंत्रित किया है अनूप बिष्ट को, जो उत्तराखंड एकता मंच के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। अनूप जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत मतलब देखिए, जैसे कि हमने जितना पढ़ा है कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, उनमें से भी एक फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है। जैसे सोनम वांगचुक साहब अपने लद्दाख के लिए सिक्स शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, आप लोग जनमानस के पास जाके फिफ्थ शेड्यूल का महत्व समझा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिफ्थ शेड्यूल है क्या, जरा आप ये बताइए कि इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ बात रखने का मौका दिया। देखिए, फिफ्थ शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि भारत के संविधान में जैसे 12 अनुसूची है, अब उसमें से 6ठी और 5वीं अनुसूची जो बनाई गई थी उस टाइम पे, वो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट जो लागू था, पहले होता था, एक नियम होता था, उसी का रूप संविधान के अंदर डाला। अब फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल क्यों डाला, उसका रीज़न था कि जो भारत की जो ट्राइबल्स की जो संस्कृति है, उनके संरक्षण के लिए कोई ना कोई तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो उनको संरक्षण दे। तो इसीलिए वेरी इनिशियली में सिक्स शेड्यूल का उन्होंने डाला, जो कि असम को मिला और असम से टूटे हुए राज्यों को मिला, नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ठीक है, और भी जनजातियां हैं जो पूरे भारत में रहती है, तो उसके लिए उन्होंने फिफ्थ शेड्यूल को दिया। अब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर 10 राज्य आते हैं, जिसमें से गुजरात भी है। अच्छा, फिफ्थ खासकर उनका ट्राइबल एरिया जो है, बिल्कुल, जो बनासकांठा। बिल्कुल सर।
तो फिफ्थ शेड्यूल क्या प्रावधान देता है? फिफ्थ शेड्यूल प्रावधान देता है कि सबसे पहले आपकी संस्कृति को बचाने का, आपके जो एरिया है, उस एरिया के अंदर भारी अतिक्रमण ना हो, क्योंकि संस्कृति को बचाना पहले कर्तव्य होता है। ये सिर्फ भारत सरकार का नहीं, ये इंटरनेशनल ट्राइबल कमेटी का भी निर्णय होता है कि पूरे हिमालय के ट्राइबलों को संरक्षण देना। इसीलिए ये भारत के संविधान के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची उपलब्ध है। अब बात कर लेते कि ये 5वीं 6ठी अनुसूची, अभी आप थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचे। अब 6 शेड्यूल की जो डिमांड उनकी है, अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बोला कि हमें एक तरह से अपने पहाड़ और नदी पे पूर्ण अधिकार चाहिए। और सिख हमारे हम जो डिमांड कर रहे हैं, उत्तराखंड एकता मंच और पूरा सर्व समाज जो डिमांड कर रहा है, वो 5th शेड्यूल की कर रहा है। और 5th शेड्यूल क्या है? 5th शेड्यूल आपको सबसे पहले ट्राइबल का दर्जा देता है। ओके। यानी कि वो जो इलाका है वो ट्राइब के अंदर आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जौनसार को मिला हुआ है, जौनसार के पास ट्राइब का दर्जा है। ट्राइब का दर्जा हाँ, है, 5th शेड्यूल नहीं है। फिफ्थ शेड्यूल नहीं है। तो ट्राइब और फिफ्थ शेड्यूल में क्या अंतर है? एक्चुअली ट्राइब जो होता है वो जाति पे मिलता है, ओके। और जो 5th शेड्यूल होता है वो क्षेत्र पे मिलता है। और उस क्षेत्र को 5th शेड्यूल के अंदर लिया जाता है जहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा रहते हो। तो अगर ऐसे दिखे कि अगर उत्तराखंड के अंदर कल ही अगर 5th शेड्यूल लग जाता है और ये जनसंख्या 50 से ऊपर है, यानी कि 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए, तो 5th शेड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा। और 5th शेड्यूल का प्रावधान देता है नदी जंगल पे आपके अधिकार हो जाते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा अधिकार आपके हो जाते हैं, चाहे उससे रोज़गार करना हो, चाहे उससे आप ले लीजिए जैसे कि जौनसार में क्या, जैसे लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के अंदर 5th शेड्यूल लगा हुआ है हिमाचल का। और हिमाचल में तो जैसे मैंने पहले भी लोगों को कहता हूँ कि हिमाचल में 3 भू कानून है। पहला सेक्शन 118 जो 40% 57% लैंड पे लगा हुआ है। दूसरा भू कानून है 371 जो ट्राइबल की भूमि पे लगा हुआ है, वो किन्नौर वाले। और उससे भी 43% जो भूमि है उस पर 5th शेड्यूल लगा हुआ है। तो अब अगर आप देखें तो 5th शेड्यूल जो होता है वो क्षेत्र पे लगता है। ओके। और उससे पहले हमें ट्राइब का, अगर हम ट्राइब 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड के अंदर सारी जातियां उसके 5th शेड्यूल के अंदर दायरे में जाती है और उनको ट्राइब स्टेटस देना मैंडेटरी बन जाता है। तो उत्तराखंड राज्य को बने तो 24 साल हो गए, तो अभी अचानक ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास कि साहब ये फिफ्थ शेड्यूल में उत्तराखंड को मिलना चाहिए? देखिए, एक बिटिया है अंकिता भंडारी, उसके साथ जो घटना हुई है, उत्तराखंड एकता मंच उन्हीं मुद्दों पे काम करता है जो एक समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करता हो। और इसी प्रकार से दिल्ली में आपने देखा होगा एकेडमी, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी जो बनी है, उसी के माध्यम से 2016 के बाद फंड मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि उस बच्ची के साथ जो घटना हुई, हमने बोला कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। पहले किरण नेगी के साथ हुआ, फिर दिल्ली अंकिता में भंडारी के साथ हुआ। किरण नेगी को तो न्याय नहीं मिला। अब हमने बोला, फिर अभी हमने, हाईएस्ट कोर्ट से नहीं मिला साहब न्याय। वही मैं कह रहा हूँ, वो भी सेकंड रिव्यू होने के बाद भी नहीं मिला। और अब जब हमने बोला कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है उत्तराखंड के लिए, और एक जो मानसिकता हमने बहुत इनिशियली आज से 30-35 साल पहले उत्तराखंडियों के लिए दिल्ली में देखा, उनको थोड़ा सा अलग माना जाता है। वहाँ की जो पब्लिक है उनको थोड़ा अलग मानती थी 35 साल पहले। अब थोड़ा मिक्सअप हुए हैं, नई जनरेशन है तो बात अलग है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा तो हो गई है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई है इसके। तो फिर एक रिसर्च टीम हमने बनाई। अच्छा, ये कब बनाई? ये बनाई हमने पिछले साल जनवरी के महीने में। ओके। फिर एक मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज करी गांधी पीस फाउंडेशन में। अच्छा। 40 पुराने लोगों को लाए, नए लोगों को लाए। फिर हमने बोला यार ये उत्तराखंड एकता मंच को हमने ऐसा करना है कि उसकी एक विचारधारा होनी चाहिए। हम्म। फिर विचारधारा के चलते चलते जब हमने किताबें पढ़नी स्टार्ट करी, तो हमने इंटेलेक्चुअल पीपल से लीड कर डिस्कशन स्टार्ट कर लिया, ओपन डिस्कशन। कोई कहता है कि इस किताब को पढ़ो, आपको इसमें मिलेगा। धीरे धीरे जैसे ही हमने किताबें पढ़ी तो हमें शंकर सिंह भाटिया जी के इसमें एक छोटा सा क्लू मिला। फिर हमें अर्चना डिमरी जी की किताब में मिला। उस क्लू का सबूत फिर हमें और जगह मिला। किताबों में आपको क्लू मिल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो भारत सरकार के आर्काइवल में, भारत सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में, या ब्रिटिश शासन काल के डॉक्यूमेंट में, आर्काइवल डिपार्टमेंट में, जो ब्रिटिश का है पार्लियामेंट का उसमें है। ऐसे रिसर्च करते 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 हमारे 6 महीने निकल गए। देन फाइनली वी गॉट टू नो, हमें पता लगा कि पहाड़ के अंदर ये 5वीं अनुसूची लागू थी। थी। हाँ,
अब आप देखिए, ये 5वीं अनुसूची जब पहाड़ के अंदर लागू थी, हमने बोला इतना बड़ा कानून हमारे पास था। और और कौन से ईयर में था? ये लगाया था उन्होंने 1931 में लगाया था। 1931। हाँ, अंग्रेज़ों ने उस टाइम दिया था। क्यों दिया था? ये देखिए, ये भी मैं कहता हूँ, उस टाइम पे पहाड़ को बहिष्कृत क्षेत्र में डाल रखा था, उत्तराखंड को। बहिष्कृत क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ जो एक नॉन रेगुलेटेड एरिया होता है, जहाँ पे आपके खुद के कानून होंगे। अंग्रेज वहाँ पे आके आपको एक तरह से डिक्टेट नहीं कर नहीं, सकते। डिक्टेट नहीं करेगी। आपने जैसे जलियांवाला बाग हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, इस प्रकार का कांड उत्तराखंड में कहाँ हुआ आज तक अंग्रेजों के टाइम पे? हमारे पास इतनी पावर थी उस टाइम पे, हमारे पास स्वतः हमारे कानून होते थे, देवता पूजना, सब कुछ करना, कोई हमारी संस्कृति में नहीं करता था। तो जब नॉन बहिष्कृत क्षेत्र था, नॉन रेगुलेटेड एरिया, पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र था। और पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र कब लगा सर? ये लगा था आपका, लगा लो 1935 में। यानी कि हमें अलग रखा था भारत ब्रिटिश काल में। नॉन रेगुलेटेड एरिया कब लगा था? जिसमें कोई प्रशासन हस्तक्षेप नहीं कर सकता, 1921 में। और 5th शेड्यूल कब लगाया उन्होंने? इन दोनों के बाद, 1931 में। ओके। अब ये तीनों कानून हमारे पास थे। और उसके बाद ये धीरे धीरे जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस एक्ट का नाम क्या था सर? उस एक्ट का नाम था डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1874। वो होता था पहले पूरे, और सिलीगुड़ी से लेकर और सीधा जम्मू कश्मीर तक पूरा। और स्पेशली, और हमारा जो पुलिस कानून था वो 1860 का था। हाँ 1861 का। हाँ, उसके इवन बाद ही आया ये। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को, जब हमने अच्छा, ये जो हमारे पैम्पलेट में भी लिखा हुआ है, इसके पूर्ण डॉक्यूमेंट है, और जल्द ही इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। मैं आगे बात बताता हूँ। अब जब 1931 में ये हमसे छीना, ये क्यों छीना हमसे? उत्तराखंड में कौन आएगा छीनने के लिए? कोई तो विज़न होगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ छीनना है। उस टाइम पे एक बाहर की कंपनी आई थी, वेल्स करके, जो बैट, किल्लियाँ या फिर इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें थी। उस टाइम आंदोलन भी चला था। उनको टेंडर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और सबसे पहले जो आरी लगी थी वो चमोली गढ़वाल में लगी थी, पेड़ों की। और उसका विरोध किसने किया? गौरा देवी ने। और गौरा देवी के नारे आप सुनिए। गौरा देवी कहते हैं कि जंगल मेरा मायका है, जंगल से रोजगार पाना हमारा अधिकार है, और वन जागे वनवासी जागे। जब हम वन और वनवासी की बात करते हैं तो ये कंप्लीटली ट्राइबल्स की भाषा है। और आप बताइए, वो एक्ट क्या था जिसे लगाया और ये 5th शेड्यूल हटा लिया? वो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट था। 1907 उस एक्ट को बोलते हैं 1927 फॉरेस्ट एक्ट। उसको 1972 में लागू कर दिया गया, और उसी दिन हमसे नदी और जंगल छीन लिए। अब आप देखिए, उसी के बाद तो माइग्रेशन हुआ है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ माइग्रेट? आप कह रहे हैं हमें एक दौर में ट्राइबल का दर्जा प्राप्त था, बिल्कुल 5th शेड्यूल का, बिल्कुल, और एक समय के बाद आके वो हटा दिया हटा गया। दिया, हाँ। तो अभी थोड़ा ये बताइए, देश के किन किन जगहों पर ये 5th शेड्यूल लागू है? देखिए, 5th शेड्यूल जो है, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में लागू है, हिमाचल के लाहौल स्पीति में लागू है, गुजरात में लागू है, राजस्थान में लागू है, और 4-5 इलाके और हैं। पूरे और अभी 10 जम्मू कश्मीर में भी। वहाँ पे भी ट्राइब मिला है। पर जैसी उनकी ज़िले की जनसंख्या 50% से ऊपर आ जाएगी, 5th शेड्यूल वहाँ लागू हो जाएगा। ओके। तो 10 ज़िलों में भारत के। पर मोटा मोटा ये समझिए कि ये हमारा ज़िला है, ये हमारा हिमाचल है, इसके लाहौल स्पीति में 43% भूमि पे तो लगा हुआ है। 1931 और आज में तो बहुत बदलाव आ गया। तो इस बदलाव के सहारे क्या आपको लगता है हम फिफ्थ शेड्यूल पाने के पात्र हैं? क्यों नहीं? और अगर हैं तो फिर उसका पैमाना क्या होता है? पलायन आयोग किसके पास है? राज्य उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड के पास। पलायन आयोग हिमाचल के पास नहीं है। वहाँ पलायन आयोग वहीं बनता है जहाँ के लोगों ने माइग्रेट कर लिया हो। और माइग्रेट ऐसे नहीं होता कि किसी व्यक्ति को बहुत अमीर बनना है इसलिए माइग्रेट करना होता है। वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए जा रोजी रहे हैं। रोटी के लिए करना पड़ता है। अब पलायन आयोग की रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट है, उसमें कहते हैं कि मोर देन 70 से ज़्यादा या 73% से ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट कर लिया। मैं अपने गांव का एग्जांपल दे देता हूँ। जब पूजा होती है तो 500 से ज़्यादा लोग आते हैं, और जब परिवार रजिस्टर की बात करें तो 92 मेंबर्स, और जब अब गांव में जाके एंट्री करके देख लेना तो 22 लोग मिलेंगे। बट वो पलायन भी कुछ लोगों ने राज्य के बाहर किया है,
और कुछ लोगों ने देश के बाहर किया है। बट ज़्यादातर ही अगर आप पलायन भी देखेंगे, वो उत्तराखंड की परिधि के अंदर उन जगहों पर किया है जहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है। तो फिर जॉन सार ने क्यों नहीं किया माइग्रेशन? लाहौल स्पीति में ने क्यों नहीं किया माइग्रेशन? हिमाचल ने क्यों नहीं किया माइग्रेशन? सिक्किम ने क्यों नहीं किया माइग्रेशन? पैमाना ये है कि रिवर्स माइग्रेशन। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर उत्तराखंड का पहाड़ जो है वो किससे टच है? चाइना से टच है, बिल्कुल, नेपाल से टच है। नेपाल से टच है। वो भूमि ऐसे है कि जहाँ पे जनसंख्या वापस रिवर्स करनी ही पड़ेगी भारत सरकार को। तकरीबन 625 किलोमीटर है। हाँ, और इसको आप ऐसे समझिए कि जब कारगिल का वॉर हुआ था तो किसी सैनिक ने थोड़ी बताया था कि यहाँ पे वो आ गए, किसी गांव वाले ने बकरवाल ने बताया, बताया था, बिल्कुल। बकरवाल ने बताया था। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन की। और रिवर्स माइग्रेशन कैसे होता है सर? हम क्या बोल रहे हैं, पैमाना तो सिर्फ यही है कि घर वापसी। जो व्यक्ति अपना घर छोड़ चुका है तो उसका मतलब अपना मूल छोड़ चुका है। 3 जनरेशन आप बाहर रह लो, आपका डीएनए भी खत्म। आप बोलोगे कभी मैं पहाड़ में रहता था। अभी का अगर दिल्ली में बात कर लीजिए, जैसे मैं हूँ तो मेरी ये सेकंड जनरेशन है, मैं मतलब फर्स्ट जनरेशन है जो बाहर है, मेरे पिताजी के। लेकिन अगर मेरा बच्चा न तो गढ़वाली बोलेगा, न कुमाऊनी बोलेगा, न पहाड़ आएगा सेल्फी खींच के चला जाएगा, तो मुझे बता दीजिए कि ये पहाड़ का तो उसको कट हो गया ना। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला 9 नवंबर को, आप अपनी भाषा छोड़िएगा मत, तो ये अपने गांव ज़रूर हाँ, जाइए। तो इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंच रही है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 9 नवंबर को निकल के आए। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति मत छोड़ो, अपने गाँव को मत छोड़ो, क्योंकि प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को पता चलेगा कि माइग्रेशन हो गया। अब रिवर्स माइग्रेशन का जो प्रावधान है ये कैसे है? अगर आप नोटिस करें कि इसी साल कश्मीर के मई के महीने में इलेक्शन से पहले भारत सरकार ने 10% का इजाफा, 10% ऑलरेडी वहाँ पे ट्राइबल, 10% का और ट्राइब का दिया है और 8% ओबीसी दिया है। तो वो किन लोगों को मिला? वो जम्मू कश्मीर के जो गद्दा ब्राह्मण हैं, जो उच्च किस्म के ब्राह्मण हैं, उनको मिला, सिखों को मिला, वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको मिला, सभी लोगों को मिला जो पहाड़ में रहते हैं वहाँ पे। उनको क्यों मिला? और जो कश्मीरी पंडित है उनको क्यों मिला? जो नरसंहार उनके साथ हुआ या जो भी घटना उनके साथ हुई, उन्होंने अपना पहाड़ छोड़ा। तो भारत सरकार ने बोला कि भाई पहाड़ वापस कैसे जाएगा? जिस लालच, कोई तो सिस्टम बने, तो ट्राइब का दर्जा दिया गया उन्हें। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा ट्राइब को 5th शेड्यूल का दर्जा मिलता है। हाँ, उत्तराखंड की पॉपुलेशन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ तो मेजॉरिटी जो है या राजपूत हैं या ब्राह्मण हैं या दलित हैं, तो क्या जनरल कास्ट को भी मिल सकता है? जब किसी को ट्राइब का दर्जा मिलता है तो वो संस्कृति संरक्षण के ऊपर मिलता है। ओके। वो ऐसे नहीं मिलता है कि ये लोग राजपूत है या ठाकुर है, वो तो ग्राउंड में बात उठा लेते हैं लोग। जो भी नौटियाल एग्जाम्पल लीजिए, नौटियाल हमारे लिए मुख्य ब्राह्मण होते हैं, जो भी नौटियाल है। इसके अलावा चाहे आप ये हमारे जो प्रीतम सिंह चौहान है, क्या एमएलए हैं चकराता के, वो भी जजमान है। तो इसमें जाति नहीं आती है कि लोग ये जरूर कहते हैं कि देखिए हमारा जो मुख्य धारा है। अब जैसे मैं यशवंत सर की बात करता हूँ, यशवंत सर ने क्या कहा कि उत्तराखंड के 90% से ज़्यादा लोग खस है, खस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। तो खस की जो संस्कृति है, उसकी जो पद्धति है, उसको भारत सरकार बिल्कुल ट्राइब मानती है। अच्छा। और हम इस बात को ये कहते हैं कि जब जौनसार को ट्राइब का दर्जा दिया गया तो किस बेस पे दिया गया? बिकॉज वो खस लोग हैं। खस एक समुदाय होता है और खस संस्कृति के अंदर जो भी जातियां हैं सबको ट्राइब का दर्जा मिलता है। अच्छा। तो पैमाना ये नहीं है कि ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है। वो ऑब्जेक्शन होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, लेकिन सरकार बोलती है कि भाई ये तो पहाड़ है, तो पहाड़ी लोगों को तो वैसे ही ट्राइबल का दर्जा माना जाता है। और हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं मांगे, ये तो वही मांगे जो 72 तक लागू थी, दोबारा लगा दीजिए। अगर मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, मिल गया तो हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर जिस दिन ये मिलेगा, मैं यानी कहता जिस दिन हूँ 5th शेड्यूल जिस मिलेगा। दिन 5th शेड्यूल मिलेगा और ट्राइबल स्टेटस मिलेगा, आप जिस दिन मिलेगा उस दिन की बात छोड़िए। अभी पलायन आयोग बना हुआ है कि रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। जिस दिन ये बिल 5th शेड्यूल का बिल संसद के अंदर डिस्कशन के लिए जाएगा, आप मार्क कर लीजिए, पॉपुलेशन उत्तराखंड शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। क्या? अपने आधार कार्ड और वोटर कार्ड, क्योंकि वो भी चाहता है कि ट्राइब के दर्जे मिलने से कम मेरा बच्चा एक आरक्षण की श्रेणी में आता है और आईएएस और आईपीएस बनता है। तो आप मुझे बताइए,
दिल्ली में बैठा हुआ एक व्यक्ति जहाँ जनरल सर्टिफिकेट मिलेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरल मिलेगा या जाति प्रमाण जनरल मिलेगा, वहीं उत्तराखंड में अगर उसको वो एसटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे एक बात बताइए, उसके लिए वो सर्टिफिकेट वैल्यू होगा जिससे वो प्रगति के द्वार खोलेगा या फिर वो दिल्ली वाला? ओके। तो वो अपना रिवर्स माइग्रेशन करेगा। और रिवर्स माइग्रेशन करते करते आप देखिए, जिस दिन ये पास हो गया, हम आपको कहते हैं, हमारी एनालिसिस कहती है मोर देन 80% पॉपुलेशन वापस आ जाएगी ऑन पेपर। फिजिकली तो आना स्टार्ट, फिजिकली तो लोग धीरे धीरे आएंगे ना। कोई अपनी जैसे कि मैं आऊँगा पहले, कल मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी तो आएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है, 2.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को नदी और जंगल से रोजगार मिलेगा। जैसे कि चक्रातों में मिलता है, लाहौल स्पीति में मिलता है, पत्थर निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जंगल से जड़ी बूटियाँ निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आप जंगल में, अगर आप ट्राइब वाले क्षेत्र में हैं तो आप वहाँ टेंट, वो क्या होते हैं जो बाहर से लोग जाते हैं स्टे करते हैं, उस टाइप के लाइसेंस इशू किए जाते हैं। तो 2.5 से 3 लाख परिवारों को इसका डायरेक्ट फायदा होगा, नदी और जंगल का मतलब रोजगार मिलेगा। लेकिन इसमें यह भी है कि बाहर का व्यक्ति वहाँ लाइसेंस नहीं ले पाएगा फिर। जैसे एग्जांपल है, टिहरी डैम के अंदर जितना भी है आज की डेट में लाइसेंस, हो सकता है भारत के बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन जब रिवर्स माइग्रेशन होगा और ये ट्राइबल लोग हैं, तो ट्राइबल को मुख्य रूप से सिर्फ वो लाइसेंस ट्राइबल को ही दिए जाते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि ये एरिया पे लगता है, हाँ, इट हैज नथिंग टू डू विद कास्ट। नहीं, कास्ट पे नहीं, पर किसको मिलेगा वो तो सर्टिफाइड करना पड़ेगा ना बाद में, तो कास्ट आप आएगी। मतलब गैर आरक्षित श्रेणी के लोग हैं तो उनको मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को पहाड़ में जो चला गया उसको मिलेगा। पहला पैमाना इसका बिल्कुल क्लियर है, 1950, जो 1950 से रह रहा हो। दूसरा पैमाना समुदाय के ऊपर बात करते हैं। पहला समुदाय है, जैसे कि उत्तराखंड में किसको मिला हुआ है, थारो को मिला हुआ है, बॉक्सा को मिला हुआ है, राजी को मिला हुआ है, जौनसार को मिला हुआ है, नीति माणा के लोगों को मिला हुआ है। 2 ही समुदाय हैं जिन्हें ट्राइब का दर्जा नहीं मिला, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये जो ट्राइब का हम बात करते हैं, अभी फिलहाल 2 समुदाय के ऊपर बात है। अगर हो सकता है इस बीच में हमें नॉलेज नहीं है और एक और समुदाय है कहीं पे, जैसे कि राजी है, 5,000 की आबादी का है, हो सकता है एक और समुदाय पहाड़ में निकले कभी, या हमें पता ना चल रहा हो, तो वो समुदाय भी मांग कर सकता है। ओके। और बिल्कुल वैसे ही है बाकी अदर जो लोग 1950 से पहले भी आए हैं और गढ़वाली कुमाऊनी नहीं है, या 1950 के बाद आए, उन्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए अभी जैसे जौनसार को लोगों को ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मिला है, कल के दिन शेड्यूल लागू होता है, उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा इससे? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था एक दिन, उन्होंने एसटी किसको, हाटी समुदाय को, जो इसी साल 7 लाख लोगों, देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में ही आए थे। हाँ, और हाटी समुदाय को 7 लाख लोगों को मिला, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट उस पर दिया कि जो एग्जिस्टिंग एसटी लोग हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसटी का जो रिजर्वेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लक्षद्वीप के अंदर 100% ट्राइबल है, तो 100% रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है, वहाँ कोई और जॉब की अप्लाई नहीं कर सकता। या आसाम की बात कर लेते हैं, 80 मेघालय की बात कर लेते हैं, 86% ट्राइबल लोग हैं, तो 86 रिजर्वेशन उन्हीं के लिए है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में अगर कल 4% ऑलरेडी है, कल अगर पूरी जनसंख्या निकल के आती है और ये जनसंख्या 50% है या 46% है, 46 + 4, 50% लोगों को एसटी का रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो लोग, अभी आपने देखा एक और आंदोलन चल रहा है मूल निवास और भू कानून को लेकर कि साहब हमें एक कठोर भू कानून चाहिए, बिकॉज हमारी लैंड जा रही है, भूमिधर लोग जो है भूमिहीन हो रहे हैं, हमारी पहचान बदल रही है, हमारी भाषा शैली में अंतर पड़ रहा है, एक तरह से हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो खतरे में आ गया है। देखिए, अभी जो आपने सारा बोला, ये जो कल्चर, संस्कृति, ये दिल्ली में दिल्ली वाले नहीं बोलते। जो ये लैंग्वेज बोलते हैं कि हमारा कल्चर खतरे में, हमारी भूमि खतरे में है, फर्स्ट ऑफ सिम्टम इज ही इज़ अ ट्राइबल। ये ट्राइबल लोग ही ऐसे बोलते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी ज़मीन, हमारा ये। और अब आप देखिए, वो जो भी आंदोलन ग्राउंड में है, भू कानून का आंदोलन है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि 5th शेड्यूल के अंदर भू कानून बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ये जो भू कानून की डिमांड हमारी ग्राउंड में चल रही है, ये 4% है। कृषि खेती कितनी है? मुझे याद है किसी चैनल पे एक हमारे सामान्य व्यक्ति ने कहा था कि उत्तराखंड के पास 14% कृषि भूमि है। वो तो बहुत कम हो गई है। लेकिन वो
ये तराई वाले इलाकों को मिला के है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी कम हो गई ना। असल में वो 4% है। बिल्कुल। और मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे दादाजी के पास 56 खेत थे। ठीक है। ठीक है सर। वो 56 खेत 100 साल पहले थे, जहाँ तक मैं अपने दादाजी की हिस्ट्री बताता हूँ। आते आते मेरे बेटे के हिस्से में एक सगोड़ा, एक पुंगड़ा और आधा सगोड़ा आया। ये जो ग्राउंड में हम भू कानून की बात करते हैं, ये लगा भी देगी सरकार, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक एक पुंगड़ा और एक सगोड़ी में लगेगा। लेकिन जंगल और नदी पे वो वहाँ कहाँ लगेगा भू कानून? तो वो भू कानून 5th शेड्यूल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये लाहौल स्पीति में लगा हुआ है। लाहौल स्पीति में बाहर का एग्जाम्पल देता हूँ, मोटा एग्जाम्पल देखिए। अटल टनल बनी, अटल टनल के बाद जहाँ टनल की सख्त ज़रूरत थी वहाँ टनल नहीं बनी। बर्फ़ का एरिया आगे से जाके क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो 5th शेड्यूल वाला एरिया है, अटल टनल से आगे का जो 5th शेड्यूल का एरिया है, उसकी परमिशन ग्राम पंचायत देती है, ग्राम सभा देती है। और वो नहीं मिल पाई। वो नहीं मिलेगी। आप किसी के पहाड़ों को ब्लास्ट करोगे, कैसे देगा कोई परमिशन? डोमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसीलिए लोग ये जो भू कानून की मांग करते हैं, ये भी हमारा ही आंदोलन है और वो इसी में सिमट रहा है। और ये जो मूल निवास की बात करते हैं, ये मूल निवास अगर किसी को मिलता है, वो सिर्फ ट्राइबल को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। आप कह रहे हैं आपका जो 5th शेड्यूल का डिमांड है, ये बाकी सारे डिमांड को सॉल्व करता है। मतलब एक आपका एक बड़ा अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर ये सारे इश्यूज आते हैं। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं आते हैं। पलायन आता है, रोजगार आता है, भू कानून आता है, परिसीमन आता है। परिसीमन आता है। परिसीमन कैसे आता है, थोड़ा ये देखिए बताइए। मैं बताता हूँ। हाँ, अगर क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब हमारे लिए जो नया डिलिमिटेशन होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएगा। क्योंकि पहले में ही हमारी 6 सीटें कम हो चुकी हैं, और ये डिलिमिटेशन अगर पॉपुलेशन के आधार पे होता है तो फिर तो और बड़ा चैलेंज हो जाएगा। मतलब नीचे वाले इलाकों में सीटें बढ़ जाएंगी, पहाड़ी इलाकों में कम हो जाएंगी। मैं इसकी बताता हूँ। हमने बहुत रिसर्च करी कि क्या क्षेत्र के हिसाब से परिसीमन हो सकता है। इवन जब पौड़ी में इंद्रवनी बडौनी जी मांगे थे, उन्होंने भी यही बोला था कि क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन कीजिए, उसके हिसाब से जनसंख्या के आधार पे नहीं होना और चाहिए। हमारी तो ज़रूरत यही है आज के दिन में। हाँ, हमारी ज़रूरत है क्षेत्र पे। लेकिन भारत के किसी भी कहीं पे भी हमें नहीं मिला कि क्षेत्र के आधार पे परिसीमन होता है। हर जगह हमें यही मिला है कि जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होता है। अब आप मुझे बताइए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रावधान है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर ये 5th शेड्यूल पहाड़ पे लग जाता है तो एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो सकता है कि पूरे उत्तराखंडी लोग अपना एसटी का सर्टिफिकेट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उत्तराखंड, मूल में जो घर है उनका। तो जब जनसंख्या पहाड़ पे बढ़ेगी तो परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अभी जो परिसीमन हो, दोबारा 4-6 सीटें कट जाए, लेकिन जिस दिन ये पहाड़ पे लागू हो जाए उस दिन परिसीमन होगा। जो देहरादून में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अपना एसटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए गांव में कराएगा, बेशक वो यहाँ रहे। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा होता है वो मनुष्य के ऊपर नहीं होता कि कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, वो आंकड़ा होता है आधार कार्ड कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन, सब कुछ कितने वहाँ पे। नहीं, अभी मैं देख रहा था, ये राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के गढ़वाल से सांसद है अनिल बलूनी, उन्होंने एक जगह स्पीच में बोला कि साहब, अगर डिलिमिटेशन में अपने पहाड़ की सीटों को बचाना है तो आप अपना वोट जो है वापस अपने गांव ले जाइए। ये तो कश्मीर वालों को भी बोल सकती थी भारत सरकार कि अब आप अपना गांव वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, फिर उनको एसटी का दर्जा क्यों देने की ज़रूरत पड़ी? मतलब ठीक है, आपकी सरकार, मैं ओपनली बात करता हूँ, आपकी सरकार नहीं बन रही है, बनेगी, नेक्स्ट टर्म जो आएगा तब तक सब लोगों ने अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड पहाड़ में शिफ्ट कर चुके होंगे। हो सकता है वहाँ पे भी काउंट बढ़े और हो सकता है किसी को लाभ मिले। हमारे लिए क्यों नहीं हो प्रावधान? हमारे यहाँ तो सब पूरे भारत का पहला राज्य है जिसकी माइग्रेशन 70% से ज़्यादा हुई है। आंकड़े मुझे नहीं पता, पर 70% से ज़्यादा हुई है। क्योंकि पहली बार जब निकाला था तब 70% थी, 87 से लेकर 2007 तक, और 2000 से लेकर 2017 तक 54% थी। तो रिवर्स माइग्रेशन का प्रावधान क्या होना चाहिए? कोई लालच तो होना चाहिए, जिस लालच के लिए हम नीचे आए हैं, कोई तो लालच ऊपर हो, हमें लेके जाइए, इंसान की फितरत है। और आप कह रहे हैं 5th शेड्यूल वो लालच है? बिल्कुल। आपका एसटी का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको मूल निवासी बनाता है, जो आपको मूल निवास 1950 दे रहा है, जिसके आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस ही तो यहाँ आ जाती है। लेकिन अनूप जी, आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड भौगोलिक तौर पे तराई और पहाड़ पे बटा हुआ है। अब मान लीजिए आपके 3 डिस्ट्रिक्ट, खासकर आपका है हरिद्वार, आपका देहरादून का कुछ पार्ट, उधम सिंह नगर, नैनीताल का कुछ निचला हिस्सा,
वो सब प्लेन एरिया में आ जाता है, फिर बाकी पहाड़ में आ जाता है, तो बटेगा नहीं इससे? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि इसको आप ऐसे समझिए, जब हम पहाड़ में लगा इसको पर्वतीय क्षेत्र में लगाने की बात करते हैं, तो जो पूरा पहाड़ है, अब अ, उत्तराखंड एकमात्र एक ऐसा स्टेट होगा जिसको पूरी ऑल ओवर इंडिया देवभूमि की नज़र से देखता है। और ये देवों की भूमि है, वेद भी यहाँ लिखे गए हैं, पंचप्रयाग भी है, सब कुछ यही है। और इसकी रक्षा करना भारत के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब तक इसकी डेमोग्राफी, अगर जितनी डेमोग्राफी इसकी चेंज होगी, उतना देवभूमि में परिवर्तन आएगा। ये देवभूमि हमारी नहीं है, ये पूरे भारत की देवभूमि है। अब इसको ऐसे अब समझ ले, डेमोग्राफी तो बहुत हद तक बदल चुकी है। अगर उत्तराखंड का डेमोग्राफिक प्रोफाइल आप देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है आज के ठीक है दिन सर, अभी देर नहीं हुई है। अभी वी आर नॉट इन फोर्थ स्टेट कैंसर, आई एम टेलिंग यू। अभी हम लोगों के पास ये जिस दिन फिफ्थ शेड्यूल लागू हो जाता है ना, उसी दिन एक कानून आ जाता है कि ट्राइबल अपनी ज़मीन सिर्फ ट्राइबल को बेचेगा। और अगर नॉन ट्राइबलों ने भी ट्राइबलों की ज़मीन खरीदी है, तो भी वो ज़मीन ट्राइबलों को बेचेंगे। तो डेमोग्राफी चेंज होने में हुआ है, थोड़ा घाटा हुआ है, पर ये फिफ्थ शेड्यूल उसको रिवर्स कर देगा, उस घाव को भर देगा, वापस ले आएगा। तो मेनली मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी लंबे समय से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तो लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं आप? वो सपोर्ट मिल पा रहा है 100%। आपको? मैं इतना बताऊं, वैसे मैं धारी देवी का भक्त हूँ, धारी देवी की कसम खा के कहता हूँ, जहाँ पे हमने सेमिनार लिया, 105 सेमिनार हम ले चुके। 105 से 105। देखिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश यानी कि सोलन, पौंटा साहिब और शिमला। इसके अलावा हमने पूरा दिल्ली, पूरा एनसीआर, देहरादून का ये हल्द्वानी, बहुत कुछ ज़िलों में। अभी हमारी अगली मीटिंगें जयपुर में है, लखनऊ में है। उसके बाद हमारी अगली मीटिंगें मुंबई में 15 मार्च के आसपास है। और ऐसी करके हमारी 40 मीटिंगें और लाइनअप पे। ओके। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग ये उम्मीद देख रहे हैं कि किसी तरह से ना हम घर वापसी करें। लोगों के दिल में ये हाँ, बात है। इसीलिए वो बाहर के लोग जुड़ रहे हैं। उनको क्या मिला? वो तो पैसों से सक्षम हो चुके हैं। बट आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रुख इस तरफ, आपकी इस डिमांड की तरफ है? क्यों नहीं लाएगी? बिल जिस दिन आएगा, जैसे कि अभी प्रताप नगर के जो विधायक हैं, विक्रम सिंह नेगी, उन्होंने इसका प्राइवेट बिल विधानसभा में लिया है। इसके अलावा और भी मुद्दे चल रहे हैं, पर किसी का प्राइवेट बिल नहीं आया। नहीं, दो स्टेट के पास वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, वो सेंटर को ही करना है। हाँ, बट एक कैबिनेट से प्रस्ताव तो जा सकता है, या एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव विधानसभा भी भेज सकती है कि साहब हमारे लोगों की इन जनरल ये डिमांड है, और उनकी डिमांड को सम्मान करते हुए आप ये इस पे विचार करिए। विधानसभा से ही रिकमेंडेशन विधानसभा से ही जाएगा। इसका पैमाना ही यही है। रिकमेंडेशन विधानसभा से जाएगा भारत सरकार को, और भारत सरकार फिर इसके ऊपर संसद में चर्चा करेगी। अब जो आपने थोड़ी बात करी, जब हम हाटी समुदाय से मिले, उन्होंने बोला कि आपको ईजिली से मिल जाएगा। क्यों? उन्होंने, ये हाटी समुदाय यही है जो जौनसार के पल्ली तरफ रहते हैं ना, जिस सिरमौर के इलाके में ये। तो जब उन्होंने बोला, मैंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने मुझसे बोला कि सबसे पहले बात है कि 5 पैमाने होते हैं इसके। अच्छा, क्या? कौन कौन? जैसे कि आपकी संस्कृति भिन्न होनी चाहिए, जो हमारी है। आप आइसोलेटेड मोड पे रहने चाहिए। तो हम रहते हैं एक गांव यहाँ, एक गांव 2 किलोमीटर दूर। आपकी जो रहने की स्थिति पद्धति है, वो बिल्कुल बड़ी भिन्न होनी चाहिए। जैसे कि पहाड़ में हम रहते हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए, क्या हम जंगल में रह रहे हैं या जंगली जानवर हमारे यहाँ रह रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जंगल में रह रहे हैं ना। और हमारी पूजा पद्धति क्या है? जैसे मैं कहता हूँ, कई लोगों से मैं बोलता हूँ कि भगवान राम का मंदिर अगर अपने गांव में बनाना है, तो पहले मैं पूछ लेता हूँ कि आपके गांव में भगवान राम का मंदिर है? मैक्सिमम आज तक मुझे एक आंसर मिला है कि देवप्रयाग में एक मंदिर है भगवान राम का। बाकी पूरे उत्तराखंड में भगवान राम का मंदिर नहीं है। तो मैंने बोला, भगवान राम की प्राप्ति हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती कि भगवान की मूर्ति बना दी और पूजा करने, नहीं। हमारे यहाँ एक पद्धति है भगवान राम को प्राप्त करने की। वो ये पद्धति है कि पहले हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, फिर अपने इष्ट देवताओं को पूजते हैं, अपने देवताओं को खुश करते हैं, तब हम एक यात्रा पे भगवान राम की यात्रा पे जाते हैं। तो आपने पूरा होमवर्क कर लिया कि जो हमारा रहन सहन है, हमारी संस्कृति है, वो सब ये मानक जो है फिफ्थ शेड्यूल के पूरे करती है। बिल्कुल। और ये इसलिए पूरा करती है कि जैसे कि मैं मोटा मोटा अक्षर बताऊँ, मैं जब अपना गांव में गया, तो मैंने अपने पिताजी के नाम के आगे बलवंत सिंह बिष्ट लगाया। अच्छा। तो पटवारी ने मुझसे बोला, बिष्ट मत लगाओ, आप अपने नाम के आप बिष्ट लगा सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट में भी बिष्ट है, लेकिन आपके पिताजी के नाम में सिर्फ बलवंत सिंह है।
बिस्ट नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? जो नाम मुझे पता लगा मेरे दादाजी का नाम में बिस्ट नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पे बिस्ट नहीं है, मेरे पास ही बिस्ट आया। यहाँ से हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला तो मेरा पूरा का पूरा गांव खस समुदाय से बिलोंग करता है। और भारत सरकार का पैमाना क्या है? जो खस है वो ट्राइब है। और खसों की पद्धति क्या है सर? जागर लगाना, मनुष्य के अंदर देवताओं को प्रकट करना। ये सारी जो पद्धतियां हैं ये ट्राइबल्स की पद्धतियाँ। तो जब हमारा सब कुछ ट्राइब से मिलता है, हमारी संस्कृति, ये गढ़वाली कुमाऊनी यहीं बोली जाती है, ये बाहर जाके राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये यहीं तो ये भिन्न संस्कृति है। तो इसको बचाने के लिए ही ये 5वीं अनुसूची की बात करते हैं हम लोग। तो ये जो हम भाषा को अनुसूची में लाने की बात करते हैं, मैंने देखा कई हमारे सांसदों ने पार्लियामेंट में कभी कभी ये मुद्दे उठाए, अब तो शायद भूल गए मुझे लगता है, देखिए या थक गए। देखिए भाषा संरक्षण तो आपको ट्राइब से ही मिलेगा। जिस कभी कभी लोग बोलते हैं, मैंने सुना है विद्वानों को, हालांकि हमने इस तरफ रिसर्च नहीं करी है, लेकिन कुछ सबूत हमें मिले हैं कि हमारी व्याकरण होती थी। अच्छा, कुछ सबूत मिल गए हमें। मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसके भी हमें कंप्लीट प्रूफ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारी भाषा है, जिस दिन 5th शेड्यूल पहाड़ पे लगेगा, हमारे उत्तराखंड की द्वितीय भाषा के दर्जे में गढ़वाली और कुमाऊनी आ जाएगी। यानी कि 5वीं क्लास तक गढ़वाली और कुमाऊनी पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। ये सब ट्राइब की वजह से आएगा। अब 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। उसके पैमाने बड़े अलग अलग। पहले उसका एक पैमाना यही है कि आपकी भाषा द्वितीय भाषा के दर्जे में होनी चाहिए। ये 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में क्या अंतर है? 6th शेड्यूल वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे मोर देन 50% प्योर ट्राइबल हो। 6th शेड्यूल वहाँ लगता 6th शेड्यूल। और 5th शेड्यूल वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे SC और ST को मिला के 50% हो। हम लोग उसे पूरा करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जितने भी लोगों को, जैसे कि राठ है, राठ हमारे यहाँ क्या होते हैं? खस होते हैं। ओबीसी में डाला उनको, खस वो तो राज्य सरकार ने ही डाल दिया। वो तो क्योंकि उनको ओबीसी 2 प्रकार के, एक राज्य का और एक सेंटर का। ठीक है। उनको उन्होंने अपने आप को कितने साल पहले उन्होंने राठ भूल गए थे अपना। अब वो अपने आप को ओपनली कहते हैं राठ है। मैंने कई जगह देखा, दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून में राठ संगठन बने हुए हैं। राठ प्योरली खस है। और उनको राठ बनने की क्या जरूरत पड़ी? ओबीसी तो वैसे ही मिल जाता। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो, खिरसू से लेकर 2 गड्ढा तक, क्योंकि खस है। और भारत सरकार का पैमाना है जो खस है वो ट्राइब है। जौनसार वालों ने क्या साबित किया अपने आप को? खस। नीतीमाणा वालों ने क्या साबित किया अपने आप को? खस। रमाई वाले लोगों ने ओबीसी का दर्जा लेके क्या साबित किया अपने आप को? खस। उधर के पिथौरागढ़ वाले लोगों ने क्या साबित किया अपने को? खस। तो जब खस को भारत सरकार ट्राइब मान रही है और ऑलरेडी 23% से ज़्यादा लोगों ने ओबीसी का दर्जा ले लिया है, और वो वही है जो खस है। अच्छा, तो 4% जो ऑलरेडी मिला हुआ है और जो 23% है, उनको जोड़ लीजिए तो आपका 27% होता है। 21% जोड़ लीजिए तो आपका 48% वैसे ही होता है। तो अभी जो फाइट है, जिनको समझाना है, वो 8-10% है। तो अनूप, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों हमारा तो ये है कि सर देखिए, सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये 5th शेड्यूल पहाड़ के अंदर लगता है तो 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार को रोजगार, 7.5% सेंटर के रिजर्वेशन में आपके आ जाओगे, आपके बच्चे IPS IAS बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा है कि जितनी पॉपुलेशन ट्राइबलों की पहाड़ में है, उतना % रिजर्वेशन आपको पहाड़ में मिलेगा। आगे की प्लानिंग यही है कि हमने देहरादून में पिछली बार एक मीटिंग करी थी, उसमें एक डेलीगेशन टीम को तैयार किया है। इस डेलीगेशन टीम के अंदर आप लगा लीजिए कि 1 IAS, 2 IAS है, IPS है, क्या बोलते लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के SDM भी है। उन सब की मिला के एक ट्रैवल कमेटी बनाई है, 2 समुदाय के। they all are convinced with this thought. They are going to have अधिवेशन इन शिमला इसी मुद्दे पे। नेक्स्ट ईयर। या ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। अभी तक का जो लेटर हमने तैयार किया है वो 200 पेजेस ऊपर का जा चुका है। और ये लेटर हो सकता है कि जब हम डेलीगेशन, ट्राइबल डेलीगेशन को पूरा हैंडओवर करें तो वो इसको रिफाइन करेगी अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड। क्योंकि जो मैं जो कह रहा हूँ वो किताबों की भाषा या मेरी रिसर्च की भाषा हो सकती है, पर अनूप कौन? इंपॉर्टेंट है जो अधिकारी ऑलरेडी प्रशासन में काम कर चुके हैं, वो रिव्यू करते हैं, उनकी वैल्यू होती है, वो उस पोजीशन में रह चुके हैं। अच्छा, किसी को मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ, मान लीजिए जिसको अगर 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का दर्जा दिया जाता है,
तो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी तो हो जाता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। होगा, बिल्कुल तो होगा। फिर वो अपना इतना बड़ा ऑब्लिगेशन क्यों बढ़ाएगी? मैं तो ऐसा समझता हूँ, देखो ये पूरा भारत जो है ना, हम सब ने मिलके बनाया है और हम सबको मिलके ही एक भारत बनता है। और जब हम बात करते हैं भारत को बचाने की, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति बचाने की बात करते हैं। और जो भी संस्कृति भारत के अंदर है, किसी भी समुदाय, किसी किसी प्रकार के, उसको बचाना भारत का पहला धर्म बनता है। और इसीलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उत्तराखंडी लोगों ने अपना मूल छोड़ दिया है। मूल क्या होता है? खाने की पद्धति, बोलने की पद्धति, सहन के रहन सहन की पद्धति, अपनी भाषा बोलने की पद्धति, सारी इस चीज़ को अब वो दिल्ली में जाके वो खाना नहीं खाते हैं जो हमारे पहाड़ में बनता था, या वो बोली नहीं बोलते हैं जो पहाड़ में बोली जाती थी। तो भारत सरकार का ये पैमाना बन जाता है कि जिनके पास ऑलरेडी ट्राइब का दर्जा था, कम से कम उनको तो वापस दे दो। देखिए, कितना फाइनेंस का पड़ता है या नहीं पड़ता है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पड़ता है कि उत्तराखंड के लोग भारत और राष्ट्र सेवा में नंबर 1 है। तो कम से कम बिल्कुल सही उनको बात। उनको एक घर वापसी का रास्ता, एक जीने का वापसा, उनकी संस्कृति बचाने का रास्ता सब दें। तो अभी आपने मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट बताया कि जब आप हल्द्वानी में मीटिंग कर रहे थे तब डॉक्टर रावत ने बताया था उत्तराखंड सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग क्यों है, बता सकते हैं आप क्या उसका बोले? रीज़न देखिए, हाँ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडी लोग अपने आप को जानना भूले हैं। उन्होंने ऐसा कहा, देखिए, आधा घंटे का स्पीच था उनका, और डॉक्टर अजय रावत जी ने एक बात कही कि पहले तो हम ये जानें कि हम वाकई में योद्धा हैं कि नहीं है। जैसे एग्जांपल है, दुगड्डा में चंद्रशेखर आज़ाद जी को गन चलाना किसने सिखाया? एक उत्तराखंडी था, ट्रेनिंग उन्होंने दी। क्या वो क्रांतिकारी नहीं है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं? बिल्कुल। वो इतिहास में कहाँ है उनका नाम? हम कहीं करते हैं उनका जिक्र नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी के जो लेफ्ट एंड राइट हैंड लोग होते थे वो उत्तराखंडी थे। क्या वो क्रांतिकारी नहीं है? हमने अपने लोकल हीरोज़ को तो वैल्यू दी ही नहीं। तो जब हमारे लोकल हीरोज़ ही हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बताइए। और तीसरी बात है कि हमने आज तक, मुगलों ने पूरे भारत पे राज्य किया होगा, लेकिन वो पहाड़ नहीं आए कभी, क्योंकि हम इस प्रकार के योद्धा थे, जिसे खस समुदाय के लोगों को कहा जाता है। वो इस प्रकार के योद्धा थे कि कोई हमसे लड़ना ही नहीं चाहता था। वो कहते थे इनसे लड़ेंगे तो हम वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। इसका जिक्र मैं नहीं, हिटलर ने भी करा है और बहुत जगह मिला है। और खसों का जिक्र तो आपको महाभारत में भी मिलेगा, आपको पुराणों में भी मिलेगा, आपको सारी जगह गीता में भी मिलेगा खसों का जिक्र। तो उन्होंने ये एक बात कही, आधे घंटे का उनका स्पीच भी होगा जंतर मंतर पे 22 दिसंबर को। इसी अगले महीने हम लोग एक स्मॉल सा जनसभा करने वाले हैं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ जन जागरण का अभियान है कि ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं या मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, ये सरकारों के खिलाफ नहीं है, ये उत्तराखंडी जनता के खिलाफ है जिन्होंने अपना मूल छोड़ा। लेकिन जैसे अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक स्ट्रिक्ट लैंड लॉ लेके आएंगे फरवरी बजट सत्र में। एक तरह की कामयाबी तो है ही जन समुदाय की। लैंड लॉ लग जाएगा, लैंड ले आए, लग गया, बाहर का कोई व्यक्ति जमीन नहीं करे, दैट्स इट। लेकिन वो कौन, जो 73% माइग्रेशन हुई है, वो कैसे वापस आएंगे घर? ये जो सीमा लगा है भारत का, चाइना से इधर से सीमा लगा है, वो कैसे सिक्योर होगा? डिलिमिटेशन का क्या होगा? डिलिमिशन कैसे होगा? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, भारत को हमारे भारत के जो संचालन करता है, जो हमारे प्रधानमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंडियों का उत्तराखंड शिफ्ट होना क्यों जरूरी है। और देश सेवा में उत्तराखंडी लोग तो नंबर 1 पहले ही है। ये तो एक कुमाऊं रेजिडेंट है, गढ़वाल रेजिडेंट आज का इनका बड़ा वजूद नहीं होता। बट अनूप, क्योंकि हम जितनी भी बात कर लें, ये मुद्दा तभी इम्पोर्टेंट हो जाएगा जब लॉ मेकर, खासकर हमारे माननीय, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। इसका जिक्र पार्लियामेंट में हो, इसका जिक्र हमारे सांसद पार्लियामेंट में करें। हमारे पास लोकसभा के 5 सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और हमारे लोग विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाए। आपने कहा एक विधायक साहब प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, लेकिन अगर एक जनरल डिस्कशन पे भी ये आ जाता है, एक नोटिस दे के भी चर्चा में लाया जा सकता है ये मुद्दा, तो आप लॉ मेकर को भी अप्रोच करो कि साहब आप क्यों नहीं उठाते इस मुद्दे को, ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। अगर ये आ जाता है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि इंटरेस्ट इंसान तभी लेता है जब मार्केट में उसकी डिमांड हो। तो आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उत्तराखंडी लोगों को अपना मूल छोड़ दिए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उत्तराखंडी लोगों को ये पता ही नहीं कि मांगना क्या है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आज मूल निवास आज अगर मिल भी जाता है, जो कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 19
ई और डी सेक्शन बैठा हुआ है। बट ब्रदर, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन है इसको लेके, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ऑब्लिगेशन है। नहीं, आज तक 2 ही नोटिफिकेशन निकली है। पहली नोटिफिकेशन निकली है 6 अगस्त को, जिसमें एसटी को 1950 की कट ऑफ दी गई है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। दूसरी नोटिफिकेशन निकली है 11 सितंबर को 1950 को, जो एससी कैटेगरी को मिला है। तो जब एससी और एसटी को मिला है, 1950 की कट ऑफ मिली है, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि वो नोटिफिकेशन क्या थी जो जनरल कैटेगरी को मिली है? किसी ने आपको भेजा? आज तक नहीं भेजा होगा। किसी के पास है ही नहीं किसी के पास। चलिए ये छोड़िए, मुझे भारत के 144 करोड़ जनसंख्या में जो भारत के अंदर है, वो जरा जनरल कैटेगरी वाले मूल निवास 1950 की कट ऑफ दिखा दे। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा मैं, वो कट ऑफ है ही नहीं। वो जो अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ही के चैनल पे मुन्ना सिंह चौहान जी आए, आपने पूछा कि मूल निवास मिलना चाहिए 1951। मैं इस पे बात नहीं करूंगा। दूसरे एक चैनल पे और बोला उन्होंने कि अभी मैं इस पे अध्ययन कर रहा हूं। कौन अध्ययन कर रहे हैं? मुन्ना सिंह चौहान जी। कहां से बिलोंग करते हैं? चक्राता से, ट्राइबल इलाके से। तो मुन्ना सिंह चौहान जी कम से कम अपना सर्टिफिकेट ही दिखा दें कि उनके सर्टिफिकेट में मूल वो कट ऑफ 1900 ऑर्डर 1950 है कि नहीं है। डेफिनेटली है, और वही कह रहे हैं कि मैं इस पे अभी अध्ययन कर रहा हूं। तो जब हमें क्लियर ये पता है कि 2 ही नोटिफिकेशन निकली है, एक एसटी के लिए, एक एससी के लिए, और जनरल को आज तक मिली नहीं है। और क्यों नहीं मिली है? क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 19 ई और डी है। वो क्या चीज़ है ई और डी? कि आप और मैं भारत के किसी भी, अगर हम जजमान हैं, हम एससी और एसटी में नहीं आ रहे हैं, भारत के किसी भी कोने में जाके हम रोजगार कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्रावधान है। लेकिन स्पेशल रिजर्वेशन किसको मिलता है? एससी और एसटी को। पैमाना क्या था कि मूल निवासी किसको माना जाएगा? क्यों मूल निवासी माना है? कि रिजर्वेशन देना है, उनको नीचे से ऊपर के तक लाना है। क्या भाव है? एससी वालों के साथ भेदभाव हुआ है और एसटी वालों का संस्कृति अलग है। ये 2 ही पैमाने उनके, और कुछ नहीं है। और जनरल कैटेगरी के लिए ना तो उनके साथ भेदभाव हुआ है, ना उनको आज तक कभी इसमें संस्कृति में डाला गया। तो जो कट ऑफ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि 1950 का एक चैनल, और उन्होंने बोला कि ये नोटिफिकेशन है। अरे आप राजपत्र दिखाइए ना, गैजेट इंफॉर्मेशन दिखाइए कि निकला हो कभी। कोई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो 5th शेड्यूल है, यह एसटी का दर्जा है, इसमें कट ऑफ 1950 मिलती है। मूल निवास 1950 का कट ऑफ मिलता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब अभी मैं कहता हूँ 2.5 लाख लोगों को नौकरी, 7.5% सेंटर में, स्टेट में 50% का अलग मिलेगा, मूल निवास 1950 मिलेगा, भू कानून इसी से मिलेगा आपको 100% वाला। सरकार जो लेके आ रही है वो 4% पर लगेगी। 4% पे क्यों? क्योंकि कृषि भूमि पे लगता हो, तब भी जंगल तो सरकार के पास ही रहेगा, जो 1972 में हमसे छीन लिया। उस पे भू कानून क्या है? आज की डेट में हमारे जो महिलाएं हैं, जो घसेरी हैं, जो भी कह लीजिए, वो वहाँ जाके घास नहीं काट सकते जंगलात में, अरेस्ट कर लेते, ले जाते हैं। आपके खेत के अंदर एक पेड़ है, उसको काटने की भी परमिशन आपने लेनी पड़ेगी। तो इतना टफ। और यही अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो काठ गोदाम में इतनी सारी लकड़ियां कट के कहाँ से आ रही हैं? राजस्थान से आ रही है कि जो गुजरात से आ रही है? उसको किसी ने नहीं पूछा आज तक। ठीक है, भारत सरकार का कानून है, भारत सरकार इंप्लीमेंट करे, लेकिन हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि जो उत्तराखंड भूमि है वो उत्तराखंडियों की पहले है। तो वहां के संसाधनों पे सबसे पहला है किसका सर? उत्तराखंडियों का है। इतना ही तो मांग रहे हैं, घर वापसी करा दो, ये हो जाएगा। ये 100% हो जाएगा जब भारत के प्रधानमंत्री ने 32 लाख लोगों को कश्मीर में दिया है, 7 लाख लोगों को अभी ये इसमें दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, सिरमौर के ज़िले में दिया है। तो हमारे भी इतना पॉपुलेशन तो हमारी भी होगी, तो हमें भी दे दो, तो हमारा बच्चा घर जाएगा। और लोकतंत्र का मतलब यही होता है सर कि वोट डालना। बट अनूप, आपको नहीं लगता कि हमें इतना मोमेंटम खड़ा करना पड़ेगा कि इलेक्शन से पहले ये इतना बड़ा मोमेंटम बन जाए, इतना बड़ा मूवमेंट बन जाए कि सरकार को ही सोचना पड़े कि भाई ये तो लार्जर जो पब्लिक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है और ज़्यादातर जनता इसके पक्ष में है। इसीलिए तो हम पंजाब में मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम राजस्थान में मीटिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए हम महाराष्ट्र में मीटिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कम से कम 10 राज्यों में काम कर रहे हैं हम लोग। उन राज्यों को देखिए, उत्तराखंड में अभी हम काम नहीं कर रहे हैं और हो सकता है अगले 1 साल भी ना काम करें,
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लोग वो लोग हैं जो आज की डेट में पैसों से थोड़ा संपन्न हो चुके हैं। उनका दायित्व तो सबसे पहले बनता है उत्तराखंड की रक्षा करना, और ये घर वापसी का मुद्दा है। और धारी देवी की कसम, इसमें हमें जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फाइनेंशियली भी मदद मिल रही है आप लोगों फाइनेंशियली तो लोग ऐसे देखे जा रहे हैं हमें कि ये मांग तो हमारी सबसे पहले यही मांग है। जितने भी बुद्धिजीवी की बात करते हैं, जब मैं डॉक्टर अजय रावत जी की बात करता हूँ, यशवंत सिंह कटौच जी की बात करता हूँ, टीकाराम शाह जी की बात करता हूँ, या लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जी बात करता हूँ, या जितने भी महाअनुभव है, वो इन मीटिंगों में आते हैं, समर्थन देते हैं, समर्थन लेटर देते हैं। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी आंदोलनों में नहीं जाते हो कभी, क्योंकि ये रोजगार का मुद्दा है, ये घर वापसी का मुद्दा है, ये जो भू कानून मूल निवास है, छोटी सी मांग है इसके अंदर, और इसके अलग से हम डिमांड भी नहीं करते मूल निवास भू कानून की। वो तो छोटा सा पैमाना है। जहां पे 5th शेड्यूल मिल जाता है, ट्राइबल मिल जाता है रमेश सर, वहां पे बाय डिफॉल्ट भू कानून और मूल निवास मिल जाता है। अच्छा, एक कल्पना करिए, मूल निवास भू कानून के बाद क्या मांगेंगे हम? रोजगार। फिर रोजगार के बाद रोजगार के लिए अलग आंदोलन करेंगे हम लोग। तो सोनम वांगचुक जी इसमें बहुत बुद्धिजीवी निकले। उन्होंने बोला कि एक ही चोट जो संविधान के अंदर 12 चैप्टर हैं, छठा वो मांग रहे हैं और 5वां हम मांग रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जो लागू था पहले भी। तो अभी जो लड़ाई है ना, वो स्वाभिमान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। और जब हम बात कर रहे हैं 80-90% से ज़्यादा खस की, तो खस की अलग संस्कृति होती थी। तो और ये डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है। ये जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है वो तो बता रहे हैं ना माइग्रेशन कितनी हुई है। और जो खस समुदाय के लोग हैं, वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा, एक ड्राफ्ट हम तैयार कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट के अंदर पैमाना क्या माना जाएगा कि तुम वाकई में खस समुदाय से हो। लास्ट भूमि बंदोबस्त 1926 का टिहरी गढ़वाल का हुआ था, और 1928 का पूरे उत्तराखंड का हुआ था, जो पहाड़ी क्षेत्र है, भूमि बंदोबस्त। उसके बाद भी एक और भूमि बंदोबस्त हुआ, लेकिन वो ऊपर से हुआ, कागजों में हुआ, अंदर से नहीं हुआ। 54 के आसपास। हाँ, 54-64 के आसपास ऐसी कुछ है। लेकिन उसके अंदर आपका ये लिखा हुआ है कि आपकी एग्जैक्टली जाति क्या है, आप खास हैं कि नहीं है। बस वो कहाँ पड़ा हुआ है? या तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पड़ा हुआ है पूरा भूमि बंदोबस्त, या वो लखनऊ में पड़ा हुआ है, इन 2 जगह में। और विद्वानों ने हमें गाइड भी किया कहाँ पड़ा हुआ है। जिस दिन हमारी 95% रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और लेटर भी ड्राफ्ट होने जा रहा है, और वो जिस दिन हमें मिल जाएगा तो हम भारत सरकार को बोलेंगे ये देखो ये मैं था, तो सरकार क्या बोलेगी? हाँ यार आप ही थे। तो जो सरकार कहती है कि संस्कृति बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। 9 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा अपने घर जाइए, अपना घर सही करिए, अपने मकान बनाइए, अपनी भाषा बचाइए, अपनी बोली बचाइए। उन सबको मिला के हमें कहना चाहिए आप हमें 5th शेड्यूल दे दीजिए, ये सब बच जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट बच जाएगा। जो आपने कश्मीर को दिया है वो हमें दे दो इसी साल, तो बच जाएगा। चलिए अनूप, बड़ा अच्छा लगा, Thank you so और बहुत विस्तार से आपने 5th शेड्यूल के बारे में बताया। हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं बोल देता है ना। हाँ, जब भी हम जहाँ भी मीटिंग करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम ट्राइबल कैसे, तो हम उनको बोलते हैं क्या आप जाकर नहीं पूजाते हो? उसको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि तिरुपति बालाजी के बगल में आपका 2 BHK का फ्लैट है, आप रह रहे हो, आपके परिवार पे संकट आया, आप तिरुपति बालाजी के दर्शन कर ले, आपको मन को तसल्ली हो जाएगी। या आप ये करोगे यार मैं घर जान और पूजा कर, क्या वो रहेगा? तो सब लोग हाथ खड़ा करते हैं, हम गाँव जाएंगे और अपने देवता को पूजेंगे। तो ये पद्धति क्या है? ट्राइबल की है। दूसरी, भगवान राम की प्राप्ति हमारी डायरेक्ट नहीं होती, वो एक माध्यम है जो हम करते हैं। और जहाँ भी हम मीटिंग कर रहे हैं वहाँ संकल्प ले रहे हैं सारे के सारे लोग कि जिस दिन हमें 5th शेड्यूल मिल गया, हम अपने अपने गाँव में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे। जब पूरे भारत में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन सकता है, तो हमें 5th शेड्यूल मिलते ही पूरे उत्तराखंड के हर गाँव में भगवान राम का मंदिर बनेगा। तो ये है। बाकी 22 दिसंबर को हम जंतर मंतर पे एक उत्तराखंडी मूल निवासी संसद है, उसमें बात रखेंगे सारे लोग। और आगे के पड़ाव के लिए जो मीटिंग है हमारी, 40 मीटिंगें लाइन अप हो रखी हैं, 40 मीटिंगें ऑलरेडी लाइन अप हो रखी है, और उसमें हम जाएंगे। इवन आप कह रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन जाएगा।
एक क्वेश्चन आपने पूछा, मैं आंसर नहीं दिया उसका, कि बाहर के लोगों का समर्थन क्या और इतना जल्दी क्यों इम्प्लीमेंट होगा है, बाकी समुदाय को लेट क्यों? उसका रीज़न है, पंजाब में 8 लाख के उत्तराखंडी, चंडीगढ़ में 2 लाख के आसपास उत्तराखंडी, शिमला में चले जाइए तो 1 लाख से आसपास उत्तराखंडी है, दिल्ली में जाइए तो 25 लाख है, जयपुर में जाइए तो 2.5 लाख है, लखनऊ में जाएंगे तो मेरे हिसाब से 7-8 लाख से ऊपर ही है। ये अपने अपने सांसदों से डिमांड करेंगे कि हमें घर वापसी करा दो, और जिस दिन ये बिल कोई भी सांसद अगर ले आएगा संसद के अंदर, तो बिल तो सरकार को लाना होगा हाँ, ना। जो भी सरकार लेके आएगी पारित तो करना पड़ेगा। सरकार लेके, चलो सरकार हमारे साथ एग्री होगी, बिल भी पारित कराने के लिए क्या है, आपने सांसदों को अप्रोच किया कि आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाइए? अभी सांसदों, देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी कि मतलब ये जन जागरण अभियान क्यों बनाना हमने, हमारे सांसदों को नहीं पता इसके बारे में। उनको, वो हमसे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें लिख के दो एग्जैक्टली है क्या, तो हम उनको पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दे रहे हैं। तो अभी उनकी कोई गलती नहीं है कि वो नहीं उठाते या नहीं करते। नहीं, अभी मैं हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा में मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस है ना, और शॉर्ट नोटिस डिस्कशन लाएंगे। है, हाफ एन आवर डिस्कशन है, नहीं, तो इस पे आप इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब कम से कम संसद में भी ये मुद्दा उठ हम जाए। ये चाहते हैं कि जैसे कि और भी समुदाय से हमने बात करी है, उनके जो लेटर लगते हैं वो उनके अंदर 4-5 क्वेरी लग के आ जाती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। जैसे हाटी समुदाय में लगी कि भाई तुम्हारे कैसे प्रमाण करते हो कि तुम खास वो फलाना ढिमका डसका, फिर वो उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। हमें गाइडेंस हाटी समुदाय वाले देते हैं, वहाँ से हम गाइडेंस लेते हैं। और भी समुदाय के लोग हैं, सिक्किम से भी हैं, वहाँ से भी हमें लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है। अगर एक बार ये जो ट्राइबल कमेटी शिमला में बैठ के डॉक्यूमेंट को तैयार कर दे, जो हमने रिसर्च करा है पूरा का पूरा, और वो डॉक्यूमेंट आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर इतनी सारी क्वेरीज नहीं आएगी, और इतनी जल्दी उसको पक्ष विपक्ष दोनों समझ लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है उत्तराखंडियों को कि ट्राइब का स्टेटस देना। तो मैं कह चुका हूँ कि अगर, चलिए ठीक है, चर्चा भी होता है सबको हमने, क्योंकि ये नया मुद्दा है, और नया मुद्दा में बड़े से बड़ा विद्वान क्या कहते हैं कि अनूप, ये हमें ना ज्ञान का बहुत उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चला ऐसा कुछ है, नहीं तो राज्य से पहले राज्य की मांग के साथ हम इसको भी मांगते, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक जी राज्य से पहले 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। तो सोनम वांगचुक की मांग क्या है? 6 शेड्यूल पहली, दूसरा पूर्ण राज्य, तीसरा उनका दो लोकसभा की सीट हो, और चौथा उनके 5 जिले बने। 5 जिले बन चुके हैं, 2 लोकसभा भी हो जाएगा। राज्य का ड्राफ्ट उनका 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उनको राज्य मिल गया ना। अब उनकी अगली लड़ाई क्या है? 5th शेड्यूल की, 6 शेड्यूल की। तो लड़ाई हमें एक बेस प्लेटफॉर्म, जैसे हम कहते हैं कि भैया बेस स्टडी क्या होती है, हम कहते हैं 10th इज अ बेस स्टडी। सो एटलीस्ट उत्तराखंडियों के पास दे शुड बी सम बेस, कि किस बेस पे उत्तराखंड को अलग किया जाए। तो उस टाइम हिमाचल में भी मांग उठी थी 5th शेड्यूल की, पर वहाँ भू कानून लगा दिया गया, और उन्होंने पूरा भू कानून, मैक्सिमम भू कानून 5th शेड्यूल से ही कॉपी किया। और यही अगर उत्तराखंड के जो थे, अगर उस टाइम थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेते कि राज्य को 5th शेड्यूल के साथ मांगते, तो आज ये डेमोग्राफी चेंज नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति में आप समझिए, अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस चर्चा हो रही थी कि बाहर नॉर्थ ईस्ट में रोड सेंटर बनाती है। आपको पता है लाहौल स्पीति के लिए इसी साल, हर साल कभी 2000 करोड़, मैंने कहा ना, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन केंद्र सरकार की बढ़ जाती है 1800 करोड़। ये 2023 और 24 का बजट है उनका, लाहौल स्पीति का 2 जिलों का। कितना सर? 1800 करोड़ रुपए। 1800 करोड़ तब है जब रोड बना के देती है उन्हें, बहुत सारे काम करके, तब 1800 करोड़ देती है, उसके ऊपर 1800 करोड़ देती है। तो बताइए, अगर पूरे उत्तराखंड को 5th शेड्यूल मिल जाएगा तो भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी हो जाती है ये मध्य हिमालय के लोगों को संरक्षण देना। तो इसीलिए जो लड़ाई है ना सर, ये लड़ाई घर वापसी की है, और रोजगार की है, रिवर्स माइग्रेशन की है, परिसीमन की है, और मूल्यांश भूकान बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, मांगने की जरूरत नहीं होता इसमें सर। चलिए अनूप, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से so much, 5th शेड्यूल को बताया। तो हमने कोशिश की थी कि जो ये मुद्दा 5th शेड्यूल का उठ रहा है, ये 5th शेड्यूल है क्या, अगर ये लागू होता है इससे उत्तराखंडियों को क्या फ़ायदा मिलेगा, पहाड़ को क्या फ़ायदा मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, रिवर्स माइग्रेशन कैसे होगा, जो हमारा परिसीमन है उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारे जंगलों में हमारा अधिकार कैसे होगा, और भू कानून और मूल निवास किस तरह से हमें मिलेंगे। ये सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। पॉडकास्ट के माध्यम से उत्तराखंडियों को सामने लाना, विभिन्न विषयों पर चर्चा करना,
इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप चाहते हैं देवभूमि डायलॉग के मंच पे, इस पॉडकास्ट के मंच पे हम किसी महानुभाव को बुलाएं, तो आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।